नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई शिक्षण क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी का अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन भाग 2। लंबाई का यथार्थ या फिर परिशुद्ध मापन। हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि जो पहले लोग मापन के लिए जब किसी भी प्रकार का स्केल का या पैमाने का प्रयोग नहीं किया जाता था तो वह मापन हाथों की सहायता से, अंगुलियों की सहायता से, पाँवों की सहायता से मापन करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आया, क्योंकि हाथों, पाँवों व अंगुलियों के द्वारा किए गए मापन में कोई न कोई त्रुटि रह जाती थी, वह शुद्ध माप नहीं होता था। इसीलिए पैमानों का आविष्कार किया गया। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी न किसी चीज़ को मापने के लिए हम किसी न किसी मापक युक्ति का, मापने वाले वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें बाज़ार से कोई वस्तु लेके आनी होती है, तो जैसे कि हम सब्ज़ी लेके आ रहे हैं तो सब्ज़ी हम किलो में माप के लेके आते हैं। जैसे कि किलो वगैरह के बाट आते हैं, उनके द्वारा। आजकल तो इलेक्ट्रिक मशीनें आती हैं, उनके सहायता से भी मापन किया जाता है। लंबाई मापने के लिए हम मीटर के पैमाने का प्रयोग करते हैं। जो दर्जी होता है वह फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर की छड़ को काम में लेते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे कि हमें वृक्ष का घेरा अथवा अपने सीने की माप के लिए मीटर के पैमाने का प्रयोग नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि अगर कोई सीधी लंबाई मापनी हो, जैसे कि कोई कपड़ा है या फिर हमारे कमरे की लंबाई है, तो हम मीटर वाले स्केल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह एक सीध में होता है। कपड़ा भी सीधा सीधा माप सकते हैं, कमरे की लंबाई भी सीधे सीधे माप सकते हैं। लेकिन अगर हमें हमारी कमर की लंबाई या फिर वक्ष स्थल की लंबाई मापनी है तो, या फिर सीने की लंबाई मापनी है, तो हमें उस स्केल का, जो मीटर का पैमाना है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वह सीधी होती है। तो हम उसके लिए जो फीता होता है उस फीते का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह आसानी से मुड़ सकता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक बॉक्स है। हम इस बॉक्स की लंबाई कैसे माप सकते हैं? तो चित्र में दिखाए अनुसार हम इस बॉक्स पर एक स्केल रखेंगे, इसके जहाँ से इसका ये कॉर्नर प्रारंभ होता है, जैसे कि इस बॉक्स का जो कॉर्नर है, हम वहाँ से स्केल रख के इसकी लंबाई मापना शुरू करेंगे। और इस पे स्केल पे पाठ्यांक दिए हुए होंगे। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो पाठ्यांक होगा, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, इसमें 1 से लेकर के 13 तक का पाठ्यांक है। तो इस बॉक्स की जो लंबाई है या चौड़ाई है, वो इस पाठ्यांक के अनुसार हम नोट करेंगे। लंबाई को मापते समय, जैसे कि मान लो हम किसी बॉक्स की, किसी किताब की, किसी कॉपी की या किसी भी वस्तु की जब लंबाई मापते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सावधानियां रखनी होती है। तो जैसे कि चित्र में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि ये स्केल टेढ़ी रखी हुई है, तो ऐसे न रख के स्केल को सीधा रखना चाहिए, क्योंकि टेढ़ा रखने से कोई न कोई त्रुटि आती है, माप सही नहीं आता। कई बार हम देखते हैं कि कुछ पैमाने की जो स्केल होती है वो टूटी हुई होती है, उनके सिरे, तो आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकते। तो ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचना चाहिए। जैसे कि मान लो ये स्केल 0 से टूटी हुई है, तो हम इसका माप जो 1 नंबर का जो पाठ्यांक लिखा है वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम वहाँ से माप करेंगे और जितना माप आएगा, तो हम, जैसे कि हम देखते 1 और 2 के बीच में एक खाना बना हुआ है, 2 और 3 के बीच में एक खाना बना हुआ है। तो जैसे कि अगर हम 1 से मापन कर रहे हैं
और मान लो किसी वस्तु की लंबाई 1 से 13 पाठ्यांक के बीच में आई है, तो उसकी लंबाई 13 ना होकर के उसका पाठ्यांक कितना होगा? 12, क्योंकि हमने कहाँ से गिना था? 1 से। माप लेने के लिए आँख को सही स्थिति में रखना चाहिए। अगर हम सही से देखते हैं तो हमें, जैसे कि किसी वस्तु की लंबाई 7.6 भी आ सकती है, 7.5 भी आ सकती है, तो हमें सही शुद्ध रूप से पाठ्यांक लेने के लिए ध्यान से देखना चाहिए। अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रगड़कर खड़ा होने के लिए कहिए। अपने सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। हम ये प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सहपाठी की लंबाई माप रहे हैं कि किसी बच्चे को या अपने किसी दोस्त को हम किसी दीवार के पास खड़ा कर सकते हैं और दीवार के पास उसके सर के ठीक ऊपर हम एक निशान लगा लेते हैं। अब फर्श से दीवार पर चिन्ह बनाने के बाद में बालिस्त से और फिर सेंटीमीटर के पैमाने से मापते हैं। बालिस्त मतलब अपने हाथों से, जिसे हम मारवाड़ी में भेंत बोलते हैं। हाथों की सहायता से हम उसकी लंबाई माप सकते हैं। उसको मापने के बाद में हम मीटर के पैमाने से उसकी लंबाई मापते हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग विद्यार्थी जब अलग अलग बालिस्त से अपने हाथों की सहायता से किसी की लंबाई मापते हैं तो वह अलग अलग रहेगी, क्योंकि कुछ छोटे जो लंबाई में जो छोटे बच्चे होंगे उनके हाथ भी छोटे होंगे, तो बालिस्त में किए गए माप में त्रुटि आएगी। और अन्य सभी विद्यार्थियों की लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए जैसे हम पैमाने से मापते हैं। तो पैमाने से अगर कोई भी मापता है तो उसमें त्रुटि नहीं आती है। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणाम हम देखते हैं कि अलग अलग आते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के बालिस्त की लंबाई एक दूसरे से क्या होती है? भिन्न होती है। हम देखते हैं कि हमारे जो हाथ हैं, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हाथों की लंबाई भी अलग अलग होती है। किसी के हाथ छोटे होते हैं और किसी के बड़े, तो इसमें त्रुटि रह जाती है। और अब हम देखते हैं कि जो लंबाई स्केल की सहायता से या फिर मीटर के पैमाने की सहायता से विद्यार्थियों ने मापी, उसमें कोई त्रुटि नहीं आती है। आगे है किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना, कि कोई गोल घेरा है तो उसकी लंबाई कैसे मापी जा सकती है। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते, क्योंकि घेरा कैसा होता है? गोल। तो वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है कि एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो इसकी लंबाई मापने के लिए हम क्या करें? तो इसके लिए देखो, ये पहले नीले रंग की वक्र रेखा दिखाई गई है और इसको एक धागे की सहायता से माप रहे हैं। वक्र रेखा ए व बी की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए। अब धागे को अपनी उंगली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए। अपने दूसरे हाथ से धागे को एक और थोड़े भाग से वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि धागे को हम इस वक्र रेखा के अनुदिश रखते जाएंगे इसके ऊपर, और इसको दोहराते हुए हम धागे को बिंदु बी तक रखते जाएंगे। धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वहाँ से एक चिन्ह अंकित कर लीजिए। हम वहाँ निशान लगा लेते हैं। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाते हैं। फिर इस धागे को जैसे ही हमने इस वक्र रेखा के बराबर माप लिया, फिर हम उस धागे को स्केल की सहायता से या फिर मीटर पैमाने की सहायता से माप लेंगे। हमने देखा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाई की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियां तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि दूरियों के मापन के लिए, छोटी दूरियों के मापन के लिए जैसे कि मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, और बड़ी दूरियों के मापन के लिए जैसे कि मीटर के पैमाने का, किलोमीटर का आदि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दूरियों के शुद्ध मापन हैं। हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुएं, कि हमारे चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं गति करती है, तो सबसे पहले तो इसमें उदाहरण आता है मानव का, कि मानव गतिशील है।
लेकिन यहाँ पे हम वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं कि आसपास की वस्तुओं में कौन कौन सी चीज़ें गतिशील होती हैं। जैसे कि सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज़, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति। स्कूल का बस्ता या फिर मच्छर या फिर जिस टेबल पर हम बैठते हैं वह, या फिर कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, या फिर इधर उधर के लोग आदि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, जैसे कि हम अपने क्या करते हैं, आसपास में पाई जाने वाली वस्तुओं की सूची बना लेते हैं। छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती हुई रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, घड़ी की सुइयाँ भी हो सकती है। हम और भी बहुत सारी वस्तुओं की जो हमारे आसपास दिखाई देती है उनकी सूची बना सकते हैं। हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी वस्तु गतिशील है और कौन विराम अवस्था में है। तो हम देखेंगे कि तितलियाँ गतिशील होती हैं क्योंकि वे उड़ के जाती हैं। कुत्ते गतिशील होते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जैसे कि ये नाम दिए हुए, इसमें से हम छांट सकते हैं। आपका हाथ गतिशील होता है। छोटा बच्चा भी गतिशील है। जल में जो मछली है वह भी गतिशील है। लेकिन जो हमारा घर है वह गतिशील नहीं है, वह एक जगह पर ही रहता है। फैक्ट्री भी गतिशील नहीं है। पत्थर भी गतिशील नहीं होता। घोड़ा गतिशील होता है। गेंद अगर एक जगह पे स्थिर पड़ी है तो ठीक है, अगर हम उसको धक्का देते हैं तो वह भी गतिशील होती है। बल्ला गतिशील नहीं है। रेलगाड़ी गतिशील है। सिलाई मशीन गतिशील नहीं है। दीवार घड़ी गतिशील नहीं है, लेकिन घड़ी की सुइयाँ गतिशील हैं। तो हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग सूची में रख सकते हैं कि कौन सी चीज़ गतिशील है और कौन सी चीज़ गतिशील नहीं है। हम देखते हैं कि चिड़िया कुछ समय पश्चात अपने स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज़ उसी स्थान पर है। इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कोई वस्तु गतिशील होती है अथवा कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है। अब हम एक चींटी की गति के बारे में अध्ययन करते हैं। कोई ऐसा स्थान चुनिए जहाँ चींटियाँ हो। हम देखते हैं कि हमारे घर में चींटियाँ आती जाती रहती हैं, तो हम इस स्थान के निकट कागज़ की एक बड़ी शीट फैलाकर इस प्रकार कुछ चीनी डाल देते हैं। हम देखते हैं कि चींटियों को चीनी पसंद होती है, तो एक पेपर लेके अगर हम चीनी डालेंगे तो चींटियाँ इसकी ओर आकर्षित होंगी। फिर जब चींटी उस पेपर पे आने लगती है तो हम देखते हैं कि चींटी की गति किस प्रकार है कि जब हम किसी पेपर पर शक्कर के दाने डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर चींटियाँ आने लगती हैं। तो उस पेपर पर शक्कर के दाने डाल के हम उसके पास बैठते हैं और ध्यान से उसको देखते हैं कि जब चींटी आती है तो वह शक्कर के दानों को चूसने के लिए या खाने के लिए इधर उधर जाती है। तो वह जहाँ से गति करना प्रारंभ करती है हम उसके पीछे एक पेंसिल से लाइन बना देते हैं और चींटी की गति को देखते हैं। क्या चींटी एक ही सरल रेखा में गति करती है? तो हमारा उत्तर होगा ना, क्योंकि चींटी एक सरल रेखा में गति नहीं करके टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आपको एक पुस्तक की लंबाई मापनी हो तो आप किसकी सहायता से मापेंगे? वह कैसे मापेंगे? दूसरा प्रश्न है, अपने आसपास पाई जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जो निर्जीव है परंतु गतिशील हैं। सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाले कि जो सीधी रेखा में चलते हैं, वैसी 2 वस्तुओं के नाम आपको लिखने हैं।